गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि जो यूजीसी का नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो थोड़े ही मंथ्स में आने वाला है, तो आपके पास अराउंड वही 3 to 4 मंथ्स है जिसमें आपने अपने सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो ये 3 से 4 महीने की जो प्रिपरेशन रहती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपका रिजल्ट डिसाइड करने के लिए कि आपने एग्जाम को अप्रोच कैसे किया है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा हमारे जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट यूनिट, दैट इज आप सब देख रहे होगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें अराउंड ऑन एन एवरेज अगर आप लास्ट 10 ईयर भी देखोगे तो 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं। जो यहां पर मेन गेम रहेगी दैट इज अराउंड 12 to 14 क्वेश्चंस। अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले आपने दो चीजें करनी है। सबसे पहला वहां पे ये देखना है कि हमारे पास कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको टाइम आपने अलॉट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप पूरा दिन उसको पढ़ रहे हो, एक एक हफ्ते तक आप उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में सारी चीजें कवर करनी है, थोड़ी स्मार्ट स्टडी हमने करनी है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरी चीज, ये 12 से 14 क्वेश्चन बनेंगे कौन से टॉपिक्स होंगे और फर्दर उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा और साथ में आपको कन्वे करूंगा कि यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। आपने स्टूडेंट्स इसी तरह से पढ़ना है। ये तरीका बिल्कुल नहीं है पढ़ने का कि फॉर एग्जांपल आपने खुद साइंस खोली और माइक्रो पढ़ने बैठ गए। नहीं, आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो वो रेलिवेंट है या नहीं है। अगर रेलिवेंट है तो वहां से क्वेश्चन का पैटर्न क्या है हमारे पास, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। शुरुआत करेंगे हमारे पास स्टूडेंट, जो सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन आता है वो हमारे पास बनता है जहां पे हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ गुड्स। हमारे पास एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ इनकम वेरिएशन, जो हिक्स और एलन ने दी थी। तो उस थ्योरी के अंदर बात की जाती है बिहेवियर ऑफ गुड्स की। अब यहां पे क्वेश्चन कैसा आएगा, हमारे पास आप सब ये पढ़ के चले जाते हो कि हमारे पास नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स क्या होते हैं, ये सबको पता होगा। नॉर्मल डेफिनेशंस या बेसिक एग्जांपल्स इसके। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि हमारे पास जो नॉर्मल गुड्स है उसका सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा नेगेटिव इनकम इफेक्ट, या नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, या दोनों ही नेगेटिव होंगे आपके पास। तो एक तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी गुड के बारे में आप पढ़ रहे हो उसका सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों में से ज्यादा ग्रेटर कौन सा है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है हमें, जहां पे बोला जाएगा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, या नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो आपको यह भी पता होना चाहिए दोनों इफेक्ट में से ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, ठीक है। तो ये मेरा यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है जहां पे हम बात कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ गुड्स की। जब मैं आगे फर्दर लेक्चर्स कराऊंगा तो मैं डिटेल में करवाऊंगा कि थ्योरी ऑफ इनकम वेरिएशन क्या है और हिक्स और एलन ने उसमें क्या बात की थी। बट ये आपके पास पहला क्वेश्चन रहेगा बिहेवियर ऑफ गुड्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, इसको कंबाइन किया जाता है, बहुत बार सुनना ध्यान से, इसको कंबाइन किया जाएगा नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। आपने एक्सटर्नैलिटीज तो पढ़ा होगा, मास्टर्स में हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, कोस थ्योरम, वो सारा हम पढ़ते हैं एमए में। बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज में, जहां पे हम बात करते हैं बैंडवैगन इफेक्ट, हम बात करते हैं स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, मेरिट गुड्स, उस चीज की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो ये बेसिकली थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड थी, एक थ्योरी थी हार्वे लेविनस्टीन की। तो हार्वे लेविनस्टीन ने नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी का कंसेप्ट दिया था, उसके अंडर आपके पास वो चीजें आती है जो कि आप पढ़ते हो कि वेबलन इफेक्ट क्या है, बैंडवैगन इफेक्ट क्या है, स्नॉब इफेक्ट क्या है। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन बनेगा गुड्स का बिहेवियर
और नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज यहां से बनेगा। नेटवर्क वाले से जो क्वेश्चन है बेसिक बनेगा, ज्यादा टेक्निकल या घुमा के क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन है, पेन डाउन कर लो इसको। आज मैं लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा, कल हम फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे पास था पहला क्वेश्चन। सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मेरिट आपकी बनाएगा, क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें हर एक बच्चे ने ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है, मास्टर्स में भी पढ़ी है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहो, अगर आप चाहते हो कि मेरिट में आपका नाम आ पाए, तो आपको उन चीजों पे फोकस करना है जो कहीं ना कहीं बाकी बच्चे छोड़ के जाएंगे या गलत करके आएंगे। ये चीज बस ध्यान रखनी है आपने। तो सेकंड हमारे पास जो बनता है, ये दो कंसेप्ट को मिक्स करके बनेगा, जो कि आपके पास आ जाएगा लॉ ऑफ डिमांड प्लस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास इन दो को मिलाकर आपको एक क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक बार क्वेश्चन लिख लो। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, जब जो आपके पास टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग या मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बच्चा ये सोचता है कि टोटल प्रोडक्ट हो गया, मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, एवरेज प्रोडक्ट हो गया। ये डायग्राम तो मैंने किया है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, जहां पे मैंने 3 स्टेजेस पढ़ी होती है कि ये हमारे पास आ जाती है इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज आ जाती है, मतलब इंक्रीज हो रहा है टीपी मेरे पास। यहां पे हम बोलते हैं टीपी मैक्सिमम है, एमपी 0 है। यहां पे हम बात करते हैं कि अब हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है फॉल कर रहा है, एमपी मेरे पास नेगेटिव हो चुका है, वो सारा। बट लॉ ऑफ डिमांड बीच में कहां से आ गया? अब लॉ ऑफ डिमांड है जो, उसकी भी तो हमारे पास 3 तरह की चीजें होती है, उसको भी 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो इलास्टिसिटी के बेस पे। मिड पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी आप बोल देते हो कि भाई हमारे पास इक्वल टू 1 है, ठीक है। फिर आप बोल देते हो ग्रेटर देन 1 भी इलास्टिसिटी होती है, फिर आप बोल देते हो लेस देन 1 भी इलास्टिसिटी होती है। तो उस तरीके से क्वेश्चन यहां पर आएगा, समझ रहे हो? तो हमें ये बोला गया है कि यहां पर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इन्फिनिटी होगी, या परफेक्टली इलास्टिक बोल सकते हो, या ग्रेटर देन 1 हम बोल सकते हैं। तो देखो इस तरह से ना दो कंसेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिख लो इसको, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। अब देखो बच्चों हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो कहीं ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। अब आपने ना एक चीज याद रखनी है, फर्स्ट गो में तो माइक्रो को ना डायग्राम के साथ पढ़ लेना, बट एग्जाम में जनरली क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता आप डायग्राम्स को ड्रॉ करो, इतनी शीट्स भी आपके पास अवेलेबल नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ। तो पहली बार घर पे तो बना लेना, बाकी ना कंसेप्ट दिमाग में रखना, कौन सी लाइन किसको कट कर रही है, कौन सा कर्व किससे ग्रेटर है, किससे लेस है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना माइंड में, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास जो बन सकता है वो बन सकता है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, जो कि आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक डायग्राम गिवन होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है उसमें, ठीक है। या फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है इलास्टिसिटी का, और इलास्टिसिटी का क्वेश्चन बनेगा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी का, क्रॉस इलास्टिसिटी का, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी का, ये सारी इलास्टिसिटी के फॉर्मूले। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट मेथड कौन सा इलास्टिसिटी का, जैसे मिड पॉइंट मेथड को बेस्ट बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम आर्क इलास्टिसिटी होता है, तो उसको बेस्ट बोला जाता है। तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और थोड़ा बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता यही क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड को जो डिराइव किया जाता है कौन से मेथड ऑफ इलास्टिसिटी पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट एग्जाम के लिए बंदा ना जनरली मेन चीजें पढ़ के जाता है, हाई फाई चीजें पढ़ के जाता है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ता। बट अगर एक दो क्वेश्चन यहां से निकल गए तो गेम बन जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला करना है,
और दूसरा क्रक्स पढ़ना है कि बेस्ट मेथड कौन सा है इलास्टिसिटी का, ये मेथड किसने दिया है इलास्टिसिटी का, इस तरह से। बाकी कंज्यूमर सरप्लस का बेसिक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब हमारे पास आ जाता है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी में आप सबको पता है कि हमारे पास तीन तरह की थ्योरीज आती है। ओल्डेस्ट थ्योरी जो कि कार्डिनल आ जाएगी, उसके बाद ऑर्डिनल आ जाएगी, और लास्ट में रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो नेम्स याद रखना किसने दिए, जैसे मार्शल आ गया, हिग्स आ गया, सिमिल्सन आ गया। ठीक है, तो ये एक तो बेसिक सी चीज आ गई, आप सबको पता होगी। क्वेश्चन कैसे निकलेगा, कार्डिनल यूटिलिटी में से एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन निकलेगा। आपको एजम्पशंस मेन पढ़ के जानी है कार्डिनल यूटिलिटी में। ठीक है, जो ऑर्डिनल है यहां पे क्वेश्चन क्या निकलेगा कि स्लोप क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, या आपको पूछ सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आप कैसे लिखोगे, डिफाइन करोगे। ठीक है, या आपको पूछ सकते हैं कि हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होगा, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है यहां से थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन निकलेगा। तो हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी आपका यहां पर मेन रहेगा, जहां पे मेन फोकस रहेगा इंडिफरेंस कर्व पे, उसकी स्लोप पे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे, हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं कि भाई इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होगा गिफ्ट अपना इंफीरियर गुड्स के लिए, इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होगा नॉर्मल गुड्स के लिए, बैकवर्ड बैंडिंग, अपवर्ड स्लोपिंग क्या होगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन निकलता है, तो ये ध्यान में रखना ऑर्डिनल यूटिलिटी। रिवील्ड प्रेफरेंस में से अगेन क्वेश्चन निकलेगा कि ये तो बेस्ट थ्योरी है, तो बेस्ट थ्योरी क्यों है, बेसिक सी चीजें। अगर ये नहीं निकला क्वेश्चन तो एजम्पशन बेस्ड निकलेगा। मतलब मेन आपका यहां पे जो पढ़ने वाला है ना वो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ऑर्डिनल पे फोकस करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, अभी तक देखो बच्चों बिल्कुल बेसिक काम चल रहा था, बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी। अब मेन चीज आती है हमारे पास जो कि आएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पूरा का पूरा टर्म्स पर बेस्ड है, क्रक्स पर बेस्ड है, डेफिनेशन पर बेस्ड है। पूरा प्रोडक्शन, बच्चों को प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना ही नहीं आता है। प्रोडक्शन में आपने करना क्या है, डेफिनेशंस उठानी है, टर्मिनोलॉजीज उठानी है, तीन तीन टर्म्स करनी है डेली। जैसे आईएसओ क्वांट क्या होता है, उसकी शेप्स क्या हो जाएगी। उसके बाद आईएसओ रेवेन्यू कर्व क्या होगा, उसकी शेप क्या हो जाएगी। वैसे आईएसओ कॉस्ट लाइन क्या होगी, उसकी शेप। फिर अगले दिन आईएसओ लाइन, स्केल लाइन, प्रोडक्ट लाइन। फिर उसके अगले दिन हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, आईएसओ रेवेन्यू कर्व कर लिया, आईएसओ प्रॉफिट कर्व कर लिया, एक्सपेंशन पाथ पढ़ लिया, रिज लाइंस कर ली। समझ लो, अब प्रोडक्शन में डेफिनेशंस इतनी है, टर्म्स ही इतनी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आईएसओ कॉस्ट, आईएसओ लाइन, आईएसओ क्वांट, प्रोडक्ट लाइन, स्केल लाइन, पांच तो देखो लाइन लाइन वाला मैंने आपको गिना दिया। तो जब एग्जाम में बच्चे पे प्रेशर पड़ता है ना टाइम का, फिर वो चीजों को रिकॉल नहीं कर पाता। तो घर से ही उसी तरीके से पढ़ के जाना है कि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो हमें, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये प्योरली टर्मिनोलॉजीज पर बेस्ड है आपका, प्योर। आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि ऐसा कौन सा कर्व है जो बताता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है फैक्टर्स की 0 है। आपको पता होना चाहिए एकदम से क्या होगा, रिज लाइन होगा। या हमें ये पूछ सकते हैं कि भाई एक प्रोड्यूसर, एक सप्लायर है, उसका बजट आउटले कौन बताएगा, एकदम से बजट आइसो कॉस्ट लाइन। समझ रहे हो, तो ये टर्मिनोलॉजीज याद करना बहुत जरूरी है। टर्म्स आपने पढ़ ली, प्रोडक्शन निकल जाएगा आपका पूरा चैप्टर, बट इंपॉर्टेंट रहेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, तो तीन तीन टर्म्स अच्छे से पढ़नी है डेली के बेस पे आपने, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉस्ट। मैक्सिमम बच्चा जो गलत करके आता है वो कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डायग्राम भी है, और वो डायग्राम सारा का सारा बेस्ड है टेक्निकल रिलेशन, मतलब कंसेप्ट है वो, टेक्निकलिटी है उसमें। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं, पढ़ना तो आपने सारा है, मैं यहां पे वीडियो में भी सारा पढ़ाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको 3-4 मेन टॉपिक बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन निकलेगा आपका। पहला हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जो यू शेप्ड है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इनका एक कंबाइंड डायग्राम है हमारे पास।
ठीक है, एमसी, एटीसी, एवीसी, एएफसी, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखना। आ रखा है ये क्वेश्चन कि इन सबको ऑर्डर में अरेंज करो, तो ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं। तो एक तो आपने ये करना है और दूसरा इसका डायग्राम आपने पढ़ लेना है अच्छे से। तीसरा आ जाएगा शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो मॉडर्न थ्योरी में है कॉस्ट की। सॉसर शेप बनता है वो, क्या बनेगा? सॉसर शेप। सॉसर का मतलब होता है ये, इस तरीके का कर्व है, तो एक आपने ये करना है, ठीक है। और चौथा आपने करना है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जो नॉर्मल होता है एल शेप। ये चार चीजें कर लेना, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। बट कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी इनको कर पाओगे, जब पता होगा कि भाई एमसी कर्व है, यू शेप है, इस तरीके से बनेगा एमसी कर्व हमारे पास, इस तरीके से। तो ये एमसी कर्व की शेप क्यों है, कहां से निकल रहा है? टोटल कॉस्ट कर्व से निकल रहा है, और टोटल कॉस्ट की स्लोप को एमसी बोला जाता है हमारे पास। बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, तभी ये चीजें आप कर पाओगे। बट ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया है, ये चौथा वाला भी चाहे मिस आउट कर देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीन में से क्वेश्चन निकलेगा आपको। एलएसी जो यू शेप है एक्सेप्शनल है, ये सारा मैग्नीट्यूड के बेस पे डायग्राम है, और ये सॉसर शेप जो जॉर्ज स्टिगलर ने दिया है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, तो ये आपका मेन रहेगा। बट आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कौन सा कर्व कहां से डिराइव हो रहा है। कुछ पता नहीं, बेसिक फॉर्मूला पूछ ले कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बता दो, या ये पूछ लेंगे कि भाई हमारे पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसकी शेप क्या होती है और क्यों होती है वो शेप। फॉर एग्जांपल टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इन्वर्टेड एस। क्यों है इन्वर्टेड एस? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। समझ रहे हो? तो ये चीजें ना बेसिक करनी बहुत जरूरी है। मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा ये, बट अभी के लिए आप इतना पेन डाउन कर लो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट्स। अब देखो बच्चों, मार्केट्स में आपके पास परफेक्ट कंपटीशन में आपने बेसिक सी चीजें पढ़नी है, जैसे इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद शट डाउन पॉइंट क्या होगा, क्लोजिंग डाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाएगा। ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। और ये डेफिनेशन पढ़ने बहुत आसान है, बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? वेरिएबल बेस्ड। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इस तरह पूछा जाएगा आपको, एटीसी इज ग्रेटर देन एमसी, प्राइस इज लेस देन एमसी, एवीसी इज ग्रेटर देन प्राइस, इस तरीके में। फिर आप फंस जाओगे। अब आपको बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो फंस गया बच्चा। समझ रहे हो? तो ये तो डेफिनेशन सब पढ़ के आएंगे, अंडरस्टैंड करके आएंगे, बट क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा। तो हमारे को पढ़ना किस तरह से है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने अकॉर्डिंगली पढ़ के जाना है। समझ रहे हो? तो ये परफेक्ट कंपटीशन का यहां पर रहेगा। सेकंड आपके पास आएगा मोनोपोली। मोनोपोली में बच्चों जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में से। मोनोपोली में दो चीजें पढ़ लेना, एक तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लेना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री, और थर्ड डिग्री का फर्दर आगे फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद करना मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर, कि ये जो मोनोपोली पावर होती है प्राइस को कंट्रोल करने की, ये क्या है, कौन से इसके फॉर्मूले। लर्नर इंडेक्स आ जाएगा, HHI इंडेक्स आ जाएगा, प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और भी बहुत सारे, एंट्रोपी इंडेक्स है। मतलब ये मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर, कि मोनोपोली की पावर को अगर मेजर करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए जो मेथड है ये अच्छे से कर लेना। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और मोनोपोली पावर आ जाएगा मोनोपोली के चैप्टर में। मोनोपोलिस्टिक सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना, उसमें ज्यादा है नहीं इतना कुछ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मोनोपोलिस्टिक फर्म की, ठीक है। ओलिगोपॉली आता है नेक्स्ट। ओलिगोपॉली में आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे नॉन कॉल्यूसिव से पूछेंगे। जो नॉन कॉल्यूसिव मॉडल है वहां से आपको क्वेश्चन आएगा, और वहां पे आपने फोकस करना है किंग डिमांड कर्व पे, ठीक है। तो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली मॉडल अच्छे से कर लेना। कुर्नोट का, कि उसमें हमारे पास रिएक्शन कर्व्स कैसे होते हैं, नाश इक्विलिब्रियम क्या होता है, या बेसिक उसके assumption क्या थी। बर्ट एंड में कर लेना कि हमारे पास रिएक्शन कर्व कहां से ड्राइव हो रहे हैं, आइसो प्रॉफिट कर्व की शेप क्या है। स्टैकलबर्ग का पढ़ लेना कि कब स्टैकलबर्ग डिसइक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। एजवर्थ का पढ़ लेना कि मोनोपोली सॉल्यूशन कैसे आएगा, और किंग डिमांड का पूरा डिटेल में विद डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओलिगोपॉली के बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है वो आता है थ्योरी ऑफ गेम्स। थ्योरी ऑफ गेम्स में बच्चों मैथ्स दो कॉलम पे क्वेश्चन बनता है, तो वो एज सच इतना डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है। पे ऑफ मैट्रिक्स कर लेना,
उसके बाद उसमें आपने ये चीज हाँ जरूर करना यार, प्रॉफिट सम गेम, जीरो सम गेम, ये दो अच्छे से कर लेना। बाकी तो मास्टर्स में पढ़ा होता है, जैसे मॉरल हैजर्ड का चैप्टर आ गया, एडवर्स सिलेक्शन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मार्केट सिग्नलिंग, ये बेसिक सी चीजें हैं। बट जीरो सम गेम, प्रॉफिट सम गेम इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बच्चों एक चीज याद रखना, वेलफेयर का मतलब सिर्फ परेटो की कंडीशंस करना नहीं है। आपने वेलफेयर है जो उसको ढंग से करना है। वेलफेयर में सबसे पहले आपने ना व्यूज पढ़ने हैं कि हमारे पास एडम स्मिथ ने कैसे डिफाइन किया, मार्शल ने कैसे डिफाइन किया, पीगू ने वेलफेयर को कैसे डिफाइन किया, बर्गसन ने कैसे डिफाइन किया, सैमुअल्सन ने कैसे डिफाइन किया, रॉल्स का क्या क्राइटेरिया था। तो सबसे पहले पढ़ना है इन सब इकोनॉमिस्ट ने वेलफेयर को डिफाइन कैसे किया था। उसके बाद आप लोगों ने यहां पर क्या करना है, जो दूसरी चीज हमारे पास आएगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि मेरे पास ये जो परेटो है इसकी मैं कंडीशन तो पढ़ लेता हूं, आप सबको पता है एफिशिएंसी की कंडीशंस है जो इसकी। अब मेन है परेटो की कंडीशंस में मार्केट फेलियर कब होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि मार्केट फेलियर कब हो रहा है परेटो में हमारे पास, पहला। दूसरा आपने यहां पर पढ़ना है कॉम्पनसेटिंग वेलफेयर, ठीक है। अब हमारे पास यार ये आप लोगों ने पढ़ा भी हो रखा होगा कॉम्पनसेटिंग क्राइटेरिया, जो कि आपका इसका था हिक्स का और केल्डर का। तो कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया कर लेना हिक्स और केल्डर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा छोड़ के जाता है, सोशल वेलफेयर फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास सैमुअल्सन ने दिया है, सोशल वेलफेयर फंक्शन पक्का कर लेना इसको। और इसमें स्पेशली फोकस रखना किस चीज पे, GUPF, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो मैंने परेटो की कंडीशंस में मार्केट फेलियर पढ़ना है, कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया करना है हिक्स और केल्डर का, और तीसरा जो मेरा सोशल वेलफेयर फंक्शन है और उसमें फोकस करना है GUPF पे, ठीक है। अब बच्चों ये तो सारे मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए। अब मेन मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से चैप्टर है जो बच्चे गलत करके आएंगे और आपके अगर वो ठीक है तो मेरिट आपकी बनेगी। ऐसे कौन से चैप्टर है जो गेम चेंजिंग है। तो आज की इस वीडियो की जो टिप है दैट इज दो चैप्टर्स, एक आता है कॉस्ट, दूसरा आता है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मास्टर्स में सिलेबस में नहीं है, काफी सारे करिकुलम में। तो फैक्टर प्राइसिंग एक गेम डिसाइड करेगा आपकी, क्वेश्चन आएगा। और दूसरा कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट है टेक्निकल डायग्रामेटिक, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, समझ रहे हो। तो आज की यही टिप है आप लोगों के लिए कि कॉस्ट और फैक्टर प्राइसिंग का चैप्टर है जो आपके मेरिट को डिसाइड करेगा, जो आपको JRF में हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स ये लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट वीडियो में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा, जो कि आएगा हमारे पास थ्योरी ऑफ इनकम वेरिएशन, जो हिक्स और एलन ने दिया था, जहां बिहेवियर ऑफ गुड्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कन्वे करनी है कि मैं यहाँ पे पूरा आपका जो सिलेबस है वो कवर करूंगा, पेपर 1 भी और इकोनॉमिक्स भी मैं खुद ही टीच करूंगा, दोनों चीजें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर डे मैं आपको कोई ना कोई यूजफुल इंपॉर्टेंट टिप दूंगा कि एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है बिना बर्डन, स्ट्रेस और सेचुरेशन की। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन मस्ट है, वही चीज आपको मैं यहां पे कन्वे करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।